नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। भारत का भूगोल हम कर रहे थे, इसका आज थर्ड पार्ट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप रिवीजन अच्छे से करें, और उसके लिए मैं एनसीईआरटी सार संग्रह का वन लाइनर लेकर आया हूँ, जहाँ से आप अपने एग्ज़ाम का जो तैयारी है उसका रिवीजन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है पहला, वो है अपवाह तंत्र। यहाँ से रिवीजन करने के बाद दोस्तों यकीन मानिए आपका जो एग्ज़ाम में जो है 2-3 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, किस नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा किसी नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं अपवाह तंत्र। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ये है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण। मानस किसकी सहायक नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। कहाँ से? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है, यानी बहती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो भागीरथी नदी जो है इसका उद्गम स्थल है गोमती। नेक्स्ट है लेह, सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। भारत की किन दो नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मा। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह है कानपुर। कानपुर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो यह है गोमती नदी। दोस्तों, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। और जब भी आप इंडियन रिवर की बात कर रहे हो, जब भी आप इंडियन रिवर को पढ़ रहे हो, तो आप एक बार मैप से ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बिना आप भारत की नदियों को अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे। तो इसको एक बार ज़रूर आप देखें। यहाँ से मैं कुछ चीज़ें जो हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों की, वैसे तो अगर हम भारत की नदियों को बांटें तो वो 3 भागों में बांटी जाती है। एक है हिमालयी नदी, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी, और तीसरा है विंध्य की नदियाँ जो है। ठीक है, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी को अलग अलग भागों में बांटते हैं, अलग अलग तंत्रों में, और इसके अलावा जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो अलग अलग भागों में बांटी जाती है। तो हिमालय नदियों की नहीं, मैं यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ विशेषताओं की बात करता हूँ जो आपको जानना ही जानना चाहिए। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो अधिकतर नदियां अपना जो मुहाना बनाती है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बनाती है। इस साइड में ये बंगाल की खाड़ी की तरफ। लेकिन कुछ जो नदी है वो अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में ना बना करके अरब सागर में बनाती है। इसमें से 2 नदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक ताप्ती नदी, जिसको हम तापी नदी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है नर्मदा नदी। ये जो 2 नदियां हैं ये अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। कहाँ पर? अरब सागर में।
ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। बाकी और जितनी भी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, वो सारी अधिकतर जो नदियां हैं वो अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप इंडियन रिवर को कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं हम इससे। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलुज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये है तिब्बत में। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो यह है अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है अलकनंदा पर। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये बंदरपुछ हिमनद में। आगे देखते हैं, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये है हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है दामोदर नदी। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं? तो हिमाचल प्रदेश से रावी, सतलुज और चेनाब, ये जो 3 नदियां हैं ये हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? तो ये है कोसी। कौन सी? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कोसी नदी है जब अपने उफान में होती है तो ये अपना मार्ग जो है वो बदल लेती है, जिस कारण बिहार में आए दिन बाढ़ आता ही रहता है। इसी वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू ज़िले से निकलती है। जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार के किस ज़िले से निकलती है? तो पलामू ज़िले से। नेक्स्ट, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? तो वो है दामोदर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो ये है बेतवा नदी पर। अगर हम भारतीय नदी तंत्र की बात करें तो भारतीय नदी तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है पश्चिमी घाट के उद्गम वाली नदियाँ और दूसरा है विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। तो इस तरीके से हम अगर भारतीय नदियों की नदी तंत्र की बात करें तो हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र को 3 तंत्रों में बांटते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ और विंध्य की श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। अब अगर हम बात करें पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ कौन कौन सी है तो इसमें आ जाता है एक कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार नदी। वहीं विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियों की बात करें तो महानदी, नर्मदा और ताप्ती, ये प्रमुख नदियां हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है तो वो है चेनाब नदी पर। नर्मदा एवं ताप्ती नदी समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है तो यह है ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुअरी। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि एस्चुअरी का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं तो ये करती हैं नर्मदा एवं ताप्ती नदियां।
ठीक है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो ये है नर्मदा एवं तापी नदी। तो ये जो दो नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है, ये दो नदियां अपभ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? मैंने आपको बताया है नर्मदा एवं ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये है अमरकंटक में। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। भूमि बंधित या अंतर्वारही नदी कौन सी है? तो ये है लूनी नदी। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये गंडक नदी से। दोस्तों बिहार के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो त्रिवेणी नहर से जुड़े हुए तथ्यों को आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में बासुकी गंगा में से मिलती हुई आगे बढ़ती है। कहाँ से? बासुकी गंगा से मिलती हुई आगे निकल जाती है। नेक्स्ट है, कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है कावेरी की। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में अवरोही क्रम में इसको साजाना है, गोदावरी को, महानंदा, नर्मदा एवं ताप्ती। तो इसका जो आरोही क्रम है, सबसे पहले आएगा गोदावरी, उसके बाद में नर्मदा, महानदी और उसके बाद में ताप्ती। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल संग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वो है गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो ये है गोदावरी नदी। हगारी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है तुंगभद्रा की। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ, उसके उद्गम स्थल, साथ ही साथ में उसका जो मुहाना है वो कहाँ बनता है, और इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, इसके बारे में यहाँ पर चार्ट के रूप में आपको बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है नदी, यहाँ पर है उद्गम स्थल, अन्य नदी, सागर से संगम स्थल एवं सहायक नदियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील यानी कि कैलाश पर्वत। इसका जो इसके साथ जो अन्य नदियाँ या फिर सागर में जाकर जब मिलती है तो वो कहाँ मिलती है? ये कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाकर ये नदी मिलती है, सिंधु नदी। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरब, चू, श्योक, सिगार और गिलगित। ठीक है, तो ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें सतलज नदी की, तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है ये है मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील। कहाँ है? राकसताल झील। सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राकसताल झील।
ये जो है कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मीठानकोट के निकट सिंधु नदी में जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है सिप्ती, बांसपा और ब्यास। झेलम नदी की अगर बात करें, कश्मीर के बेरीनाग झरने से ये निकलती है और त्रिमू के निकट चेनाब नदी में जाकर मिलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है किशनगंगा, दिलार, करवेश और पुंछ। नेक्स्ट चेनाब नदी की अगर हम बात करें तो ये जो है लाहुल में बारालाचाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा भागा से ये निकलती है और त्रिमू के निकट झेलम नदी में जाकर ये मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है रावी, चंद्रा और भागा। आगे हम बात करें अगर रावी नदी की, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश से निकलती है रोहतांग दर्रे से और झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है एकमात्र वो है चेनाब नदी। ब्यास नदी की अगर हम बात करें तो ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे से निकलते हुए ये जाकर हरीके के पास सतलज नदी में मिलती है। पार्वती, सैंज और तीर्थन और ऊहल ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलता है और ये ग्वालनंदो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना ये मुहाना बनाती है। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी इसकी ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। गंगा की सहायक नदियों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान से याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी जो है बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है ये और इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टेंस ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बात करें गोमती नदी। गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। गाजीपुर के निकट गंगा नदी में जाकर मिलती है। सई, जोमकाई, बरना और गच्छई चूहा ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। घाघरा नदी तिब्बत के पामचाचुंगो हिमनद से निकलती है। छपरा के निकट गंगा नदी में जाकर मिलती है। राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। गंडक नदी ये जो है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है। पटना के समीप सोनपुर नदी में जाकर ये मिलती है। कहाँ पर? सोनपुर नदी में। काली गंडक, त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। कोशी नदी प्रवाह की 7 धाराओं में से प्रमुख धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोनसाई थान चोटी से निकलती है। भागलपुर जनपद में काड़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और सनकोसी, तामू कोसी, लिक्षु कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामूर कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेबाज, शिप्रा, दूधी नदी इसकी जो है ये सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी की अगर हम बात कर लें तो बेतवा नदी जो है ये रायसेन मध्य प्रदेश में कुमार गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। धसान और बीना जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों ये नदियों का जो नदी तंत्र है इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। केन नदी जो है सताना जनपद मध्य प्रदेश कैमूर पहाड़ी से निकलती है और चिल्ला
में यमुना नदी में आकर मिल जाती है। कयान, सोनार और उर्मिल जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। चलिए हम आगे देखते हैं। बात करते हैं हम सोन नदी की। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। पटना से पूरब गंगा नदी में मिलती है। पटना से पहले ही गंगा नदी में मिल जाती है। महानदी, घग्गर, इसके अलावा गोपत, रिहंद, कांगर और उत्तरी कोयली जो है इसकी सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है। फुल्का के पास उगली नदी में जाकर मिल जाती है। बराकर, कोनार और जमुनिया जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है और ग्वालंदो के निकट पद्मा यानी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दिवांग, लोहित, सुवनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोश, धारला, तिस्ता, बुरही, दिहांग और दिसांग इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गोदावरी नदी की तो नासिक, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। और प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी इसकी जो है सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और दूधगंगा ये इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की बात करें तो कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ी में कुर्ग जिले से निकलती है और तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। हेरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कवती, लक्ष्मी तीर्थ, काम्बिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नेयोल ये इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और भड़ूच में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है बुडनेर, बंजर, शर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरण, तीनदेसी, अरसा, देव, गोई और नामोदास, सोमादवी ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के निकट ये निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। पूर्णा, निरगा, बोरी, पंजारा तथा अनेर इसकी जो है सहायक नदियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें महानदी की, मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद के सिहावा के निकट ये निकलती है और कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा बिरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। और शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, जोंक, कोयाली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही और अमनेर ये इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो यह है महानदी। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो यह बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार, पटना में। महानदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो ये हुगली नदी को विश्वासघाती की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट,
संकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो ये असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य संकोश नदी जो है वो सीमा बनाती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंच नदी के नाम से इसको जाना जाता है। झेलम का उद्गम स्थल क्या है? तो कश्मीर के बेबीनाग झरने से। हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होता है। हिमालयी नदियाँ दोस्तों बारहमासी इसलिए होती है क्योंकि हिमालय से जब सालों साल जो है बर्फ़ पिघलता रहता है। जब बारिश का टाइम होता है तो नदियों में पानी तो वैसे नॉर्मली रहता है, लेकिन जब गर्मियों का टाइम आता है तो जो हिमालय की जो बर्फ़ है वो पिघलते हैं, जिसके कारण हिमालयी नदियों में पानी हमेशा बना रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उसके नदी के जल का जो स्रोत है वो केवल वर्षा है। इसी वजह से केवल जब बारिश का मौसम होता है उसी टाइम पर इन नदियों में पानी होता है, अदरवाइज़ ये नदियाँ सूख सी जाती है। ठीक है। एंडन नहर किस नदी से निकलती है? तो ये निकलती है दामोदर नदी से। दोस्तों यहाँ पर नदियों के किनारे प्रमुख स्थित नगर दिए हुए हैं, तो चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर नगर दिया हुआ है और यहाँ पर ये नदी है, नगर नदी, नगर नदी। मैं इसको इस तरीके से करता जाऊँगा ताकि आप एक बार देखें। लेह जो नगर है वो कहाँ बसा हुआ है? सिंधु पर। हैदराबाद मूसी नदी पर। भुवनेश्वर महानदी पर। कानपुर जो है वो गंगा नदी पर। नासिक गोदावरी नदी पर। जबलपुर नर्मदा नदी पर। श्रावस्ती जो है वो राप्ती नदी पर। फतेहपुर गंगा नदी पर। बलिया जो है वो भी गंगा नदी पर बसा हुआ है। कोटा वो चंबल नदी पर है। सूरत ताप्ती यानी तापी नदी पर है। और कन्नौज जो है वो गंगा नदी पर के किनारे स्थित है। पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तिलैया बराकर नदी के किनारे। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कटक जो है वो महानदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। और अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे स्थित है। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे। मंगलोर नेत्रवती के किनारे। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे। प्रयागराज गंगा व यमुना के किनारे। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्ण नदी के किनारे है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के किनारे स्थित है। और धुबरी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे। देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के किनारे। और सांची जो है ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के किनारे। और मुंगेर गंगा नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ओरछा बेतवा के किनारे। ग्वालियर जो है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। पुणे मूलामुथा के किनारे। भरूच नर्मदा नदी के किनारे। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। चेन्नई अडियार अयोध्या सरयू नदी यानी घाघरा नदी के किनारे। यूपी में उसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और बिहार में जो है
उसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद जो है रामगंगा के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा के किनारे है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है, श्रीरंगपट्टम जो है दोस्तों ये कावेरी नदी के किनारे है। चलिए आगे देखते हैं। पंढरपुर जो है वो भीमा नदी के किनारे स्थित है। मंडी जो है वो ब्यास नदी के किनारे। इसके अलावा गांधीनगर जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद जो है वो नर्मदा नदी के किनारे। भरूच जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है और नांदेड़ जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेल्लौर पेन्नेरू नदी के किनारे, पणजी मांडवी नदी के किनारे और मदुरई बेगई नदी के किनारे स्थित है। तंजावुर कावेरी नदी के किनारे, बक्सर गंगा के किनारे और हावड़ा जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। संबलपुर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे और अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर, ये सारे जो शहर हैं, ये नगर जो हैं, ये गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इसको याद करने का जो एक सिंपल सा तरीका है वो ये कि आप जो हैं जैसे गंगा नदी के किनारे स्थित जितने भी शहर हैं उसको इकट्ठा लिख लें और उसके बाद में उसको याद करें। यमुना नदी के किनारे जैसे कि इटावा हो गया, दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, इन सभी को आप एक जगह लिख लें कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर या नगर जो हैं वो बसे हुए हैं। तो एक साथ लिख के आप उसको रीड कर लेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है जलप्रपात एवं झीलें। इसके आगे का टॉपिक जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। कर्नाटक में स्थित गोकक जल किस नदी पर स्थित है? तो यह है गोकक नदी पर। होंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है स्वर्णरेखा नदी पर। सोमोरारी झील किस राज्य में स्थित है? यह लद्दाख राज्य में है, लद्दाख में। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है शरावती नदी पर। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो चिल्का झील है वो कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है चित्रकूट प्रपात, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है? वो है गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है सांभर झील, राजस्थान में है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? मांडवी नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी पर। इसके अलावा है वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है अलकनंदा नदी पर। इसके अलावा भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है बूलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील थी वो सांभर झील थी, राजस्थान में। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की अगर हम बात करें तो वो है बूलर झील, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। भारत की प्रमुख झीलों की देखें तो इसमें हम बात करते हैं। वेम्बनाड झील केरल में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, राजसमंद झील ये राजस्थान में है, पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा सात ताल झील उत्तराखंड में है, अष्टमुड़ी केरल में है, फतेह सागर झील जो है ये राजस्थान में है, डल झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग जम्मू कश्मीर में, लोकटक मणिपुर में, सांभर राजस्थान में। और सांभर जैसे कि अभी हमने देखा था कि ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है।
और डिंडबाना ये भी राजस्थान में है। इसके अलावा राकसताल उत्तराखंड, केल्लुरु आंध्र प्रदेश और रूपकुंड जो झील है ये उत्तराखंड में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। हमीरसर गुजरात में है। उदय सागर राजस्थान में है। नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। जितने भी नाग और नागिन हैं वो सारे के सारे आपको जम्मू कश्मीर राज्य में मिल जाएंगे। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। और पेरियार झील ये केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। सूरजकुंड ये हरियाणा में है। राजसमंद राजस्थान में है, जयसमंद राजस्थान में है। बूलर झील जो है, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। मानस झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। और हुसैन सागर झील ये भी तेलंगाना में है। तो आगे हम देखें यहाँ पर ज़रा, भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ पर है? कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक शिमोगा में स्थित है। इसके बाद में आता है बारेही पानी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 399 मीटर। और ये मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात 310 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कर्नाटक और गोवा में स्थित है। मीनमुट्टी 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। वायनाड यानी केरल में जो है ये स्थित है। बरकाना जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 259 मीटर और ये शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। जोग या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात जो है 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये है शिमोगा कर्नाटक में स्थित। इसके अलावा खांडाधार जो जलप्रपात है ये जिसकी ऊंचाई है 244 मीटर और ये सुंदरगढ़ उड़ीसा में स्थित है। पेंचालाकोना जिसकी ऊंचाई है 219 मीटर और ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है। केनू जलप्रपात जो है जिसकी ऊंचाई है 200 मीटर, ये महाराष्ट्र लोनार में अवस्थित है। चेन्ना इसकी ऊंचाई है 183 मीटर, ये नर्मदा नदी पर है। ये जो बिहार झील है जलप्रपात है इसकी ऊंचाई है 100 मीटर और ये टॉन्स नदी पर स्थित है। हुंडरू ये 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, स्वर्ण रेखा झारखंड में स्थित है। चुलिया 18 मीटर इसकी ऊंचाई चंबल नदी पर स्थित है और शिव समुद्रम 90 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कावेरी कर्नाटक नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है जो कर्नाटक में है। कपिलधारा जो जलप्रपात है इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी पर ये स्थित है। और काकोलत ये जो जलप्रपात है ये 50 मीटर इसकी ऊंचाई है और काकोलत जो नदी है बिहार में उसके ऊपर ये झील जलप्रपात स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है जिसको क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक